नमस्कार साथियों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये लेक्चर 12 है। इससे पहले अपन 11वें लेक्चर में मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है, मींस सेकंड चैप्टर है। इसमें अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टॉपिक्स जो हैं, जो बचे हुए हैं, उन सारे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने खत्म किया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिंकिंग या सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। अगर क्या है, जैसे पहला केस देख लेते हैं अपन। अगर बीम दोनों बोथ एंड फिक्स हैं, ठीक है, अगर फिक्स बीम में अगर एक सपोर्ट जो है दूसरी सपोर्ट के रिस्पेक्ट में सेटल हो जाती है, तो उस पर क्या होगा, मूवमेंट जनरेट होगा। अब जैसे ये सेटलमेंट हुआ, जैसे इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, तो जो मूवमेंट आएगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ। इसको रेजिस्टिंग के लिए, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए 6 ये डेल्टा अपन एल स्क्वायर। इसको अपन मैकॉले मेथड या डबल इंटीग्रेशन, कोई भी डिफ्लेक्शन मेथड लगा के अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट केस है। अगर प्रॉप कैंटिलीवर की तरह ही है, प्रॉप कैंटिलीवर ही है, ठीक है। अगर ये हिंज जो है सेटल हो जाता है, तो यहाँ पे तो मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हिंज पे तो मूवमेंट जीरो होता है। यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज 3 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। एक अब सबसे पहले इसका क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें अपन को सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस बी में अपन के 3 स्पान दे रखे हैं, ठीक है, और इसका 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ए बी सी डी। ठीक है, अब ये सारे सपोर्ट जो है, अब ई और आई की वैल्यू दी हुई है अपन के लिए। अब बी जो सपोर्ट है, बी सेटल हो गया 30 mm। ठीक है, अब मान के चलो ये 30 mm सेटल हो गया, तो इस पे सेटलमेंट के बाद तो इसके बाद मूवमेंट जनरेट होंगे। इस पे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज सेटलमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस। और ये बीसी सपोर्ट जो है, बीसी जो मेंबर है, ये इस पे जो मूवमेंट आएगा, वो रेजिस्टिंग मूवमेंट, वो क्या क्या आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन फिक्शन मूवमेंट याद करेंगे। अब फिक्शन मूवमेंट अगर जो एक्सटर्नल जो लोडिंग है इस पर गिवन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सीधे क्या नाम है, सेटलमेंट के लिए लोडिंग निकालेंगे। ठीक है, सेटलमेंट के लिए क्या होता है, 6 ए डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ए बी होगा वही सेम बी ए होगा। तो 6 ई आई डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, डेल्टा दिया हुआ है, 30 mm सेटल हुआ है। ठीक है, उसके बाद एल स्क्वायर। अब इसको सारे जो वैल्यू है न्यूटन एमएम में, तो इसको भी एमएम में ले लेंगे। ठीक है, बाद में फाइनल इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻6 से डिवाइड करके। ठीक है, तो माइनस का 12 और ये माइनस प्लस का, ये भी माइनस का 12 आएगा। अब बीसी इसमें भी सेटलमेंट है, लेकिन इसमें मूवमेंट क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये फिर सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वही, इसका 27 इसका 27। सीडी में कोई सेटलमेंट नहीं है, तो इस पे क्या है, फिक्शन मूवमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस किस पॉइंट पे आएंगे, बी और सी पे, क्योंकि मोर देन 2 मेंबर है, मोर देन वन मेंबर। ठीक है, तो बी ए बी सी ए सी बी सी डी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, रिलेटिव स्टिफनेस I/3 फर्स्ट का, इसका I/2। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का क्या हो गया, 5/6। ऐसा नहीं है अपन को बी और सी टोटल इन सबको जोड़ना है, जिस मेंबर पे जितने, जिस जॉइंट पे जितने मेंबर जुड़े हैं, केवल उसी का लेना है अपन को। ठीक है, तो बी से क्या, बी और बी सी का लिया, इन दोनों को जोड़ा है अपन ने। ठीक है, इसके बाद इसका डिवाइड कर देंगे, तो 2/5 3/5 आएगा। ऐसे ही सेम सी के लिए निकाल देंगे 1/2 1/2। अब अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया। अब अपन फाइंड एन टेबल निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से जब में से अपन इसको अरेंज कर देंगे, ए बी बी ए बी सी सी बी और सी डी डी सी। ठीक है, तो फिक्सन मूवमेंट अपन ने सारे अभी कैलकुलेट किए थे। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, अब बी ए बी सी, देखो इस पे क्या है, ये वैल्यू जो गई है, इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, माइनस का 12 प्लस 27। तो जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव आती है, जैसे 15 आया, 15 का 2/5 से मल्टीप्लाई और इसका 3/5, जो भी वैल्यू आया इसकी क्रॉसपॉन्डिंग रख देंगे अपन। अभी वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव, रेजिस्टिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव। इसी तरह से सेम ये केस। अब क्या करेंगे, कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर -6 है, तो इसका हाफ कैरी ओवर ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स है। अगर हिंज होता तो जीरो होता। ठीक है, अब देखो बीसी से सीबी पे, अब बीसी और सीबी एक बार सपोर्ट देखते हैं, ये अपन को क्या दिख रहे हैं, हिंज, लेकिन ये हिंज नहीं है, ये रिजिड की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था मिड में कोई भी अगर सपोर्ट अगर आती है, तो वो क्या करेगी, वो हिंज की तरह, फिक्स की तरह वर्क करेगी। ठीक है, अब इस तरह से इसका, अब जैसे BC का, तो इसका ट्रांसफर कहाँ होगा, CB पे, इसका हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो गया, इसका भी 13.5 का, इसका भी हाफ। ठीक है, इस तरह से फिर नेक्स्ट केस, फिर बैलेंसिंग, कैरी ओवर फैक्टर, फिर बैलेंसिंग। इसका तब तक साइकिल अपन कैलकुलेट करेंगे, तब तक जब तक कि वैल्यू 0.0 के टर्म में इटरेशन ना आ जाए। अब देखो यहाँ पे 0.0 के उसमें टर्म में आ गए, तो इसलिए फिर इनको फाइनली में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे ये, जैसे यहाँ पे देख लो बैलेंस, फिर ये वैल्यू है इस -6.75 है। इसका अगर अपन बैलेंस करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करें, 2.7 आया। इसका 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.0, माइनस है इसलिए पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से 4.5 का निकाल लेंगे, फिर कैरी ओवर फैक्टर। फिर अब आपकी मर्जी है, या आप बैलेंस पे छोड़ सकते हो या कैरी ओवर फैक्टर
फैक्टर पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर 0.0 की आपको टर्म मिल गई, ठीक है, आपकी मर्जी है, तो माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। बेंडिंग पॉइंट मैंने बताया था किस तरह से निकाल दे, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कि माइनस के 13.5 मैंने कहा था, ये कौन सा ए बी, ये ए है, ये बी है। अब ए बी का 13.75 है, ये नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किसके रिस्पेक्ट में, अब ए बी है तो बी ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ इस जगह अपन देखेंगे इसके क्रॉसपॉन्डिंग, बी के क्रॉसपॉन्डिंग ए को देखेंगे अपन 13.75 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं इसमें ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अपन जो है, जैसे मैंने किया एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। अब टेंशन कहाँ जनरेट हो रही है, अपर साइड, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से इसमें ये क्या है, माइनस के 15.51, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, किसके रिस्पेक्ट में, एबी के रिस्पेक्ट में, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आ जाएगा। तो टेंशन कहाँ जनरेट हो रही है, बैक साइड, तो इसलिए डाउनवर्ड बन गया। इसी तरह से सेम इन सबके इस तरह से निकाल लेंगे और अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ये कौन सा साइन है, ये वाला साइन है जो हॉगिंग का साइन है, इसलिए नेगेटिव लिया, ये सैगिंग का साइन है इसलिए पॉजिटिव लिया। मैंने क्या मतलब, ये अपन को हर इंडिविजुअल में, हर इंडिविजुअल स्पान को सिंपली सपोर्टेड की तरह कंसीडर करना है, ठीक है। अगर सैगिंग आया इस तरह से केस तो पॉजिटिव, हॉगिंग आया तो नेगेटिव, इस तरह से अपन इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं अपन। नेक्स्ट केस में सोए एनालिसिस। अब देखो किस तरह से करते हैं सोए एनालिसिस। इसमें अपन सारे पॉइंट अब एक एक करके देखेंगे। इफ द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल देन फ्रेम इज नॉट सोए इन द एनी डायरेक्शन। इफ any one of these condition is not satisfied then frame is sway either to left or right। इसमें मतलब है कि अगर हमारा फ्रेम सिमेट्रिकल है तो उस केस में सोए नहीं होगा, ठीक है। अगर सिमेट्रिक को सेटिस्फाई नहीं करता है किसी कंडीशन में तो वो क्या है, या तो सोए लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अभी अपन फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस है, अगर मैं इसको मिड में से कट करता हूँ तो देखो ये सिमेट्रिक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। अगर मैं यहाँ से वर्टिकली कट कर सकते हैं क्योंकि आई दोनों का है, लेंथ इक्वल है, सपोर्ट सेम है, लोडिंग जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है बीम पे, तो नो सोए। सेकंड केस राइट सोए। इसमें देखो कैसे हो रहा है कि सेम केस है, बस इस पे क्या है, लोडिंग अपन ने हॉरिजॉन्टल पी लोड अप्लाइड कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, राइट वर्ड्स हो जाएगा, डेल्टा जनरेट होगा। सेम यही केस, अब देखो इसमें क्या है, इसकी जो लेंथ है बस उसमें चेंज है, इसकी लेंथ है एल और इसकी एल बाई 2। अब स्टिफनेस जो होगी इस मेंबर की क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी, तो इस वजह से जो सोए होगा वो लेफ्ट वार्ड हो जाएगा क्योंकि ज्यादा से कम साइड की होगा। सेम यही केस, ये सेम है, बस सपोर्ट में चेंज है, इसका स्टिफनेस 3i/l, इसका 4i/l, तो इसकी सपोर्ट, इसकी स्टिफनेस ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, राइट वर्ड सोए, ठीक है। इसी तरह से इस केस में क्या होगा, सिमेट्रिक केस है लेकिन अनसिमेट्रिकल लोडिंग लग रही है इस पे, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल मैंने इसको कट कर दिया, मान के चलो ये L/2 लेंथ है, ये L/2 लेंथ है, लेकिन A ग्रेटर देन B है, ठीक है। तो इस केस को लेता, इसको तो अपन लेफ्ट साइड को छोड़ देते हैं, अब राइट साइड को देखते हैं इसको, ठीक है। तो P इंटू बी, पी भी हो जाएगा, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। अब एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ घूमेगा या इस तरफ घूमेगा, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड घूमेगा, इस वजह से सोए जो होगा लेफ्ट वार्ड। सेम कैसी है, अगर इस पर लोडिंग लगी हुई, अगर मैं इस पर लोडिंग लगाता हूँ तो इस पर मूवमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और इस पे एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन किस साइड आएगी, इस तरह से, क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी इधर घूमेगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब सोए में कैसे कैसे स्टेप अपन को फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखो, द फ्रेम नेग्लेक्ट द सोए द एनालिसिस द कॉल्ड द नॉन सोए एनालिसिस एंड मूवमेंट आर ऑब्टेन आर कॉल्ड नॉन सोए मूवमेंट। सबसे पहले अपन को जो सेम करना है जो अपन नॉन सोए केस में करते हैं, नॉन सोए मूवमेंट अपन को कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद अपन को फ्रेम की केस में देखना है, जैसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फॉर ट्रांसवर्स रिएक्शन, जो ट्रांसवर्स रिएक्शन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल मेंबर के लिए, या वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए, यूजिंग द सोए मूवमेंट एंड चेक द रिजल्ट। जैसे फ्रेम है, ठीक है, अब ये वर्टिकल मेंबर है तो इसका ट्रांसवर्स रिएक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। अगर मान के चलिए हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, ट्रांसवर्स रिएक्शन क्या होगी, वर्टिकल। ये किस केस में होता है, बीम के केस में। अपन को फ्रेम की केस में देखना है तो ये वर्टिकल, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो क्या होगा, सोए कंडीशन के लिए मैं मान लेता हूँ पी की डायरेक्शन इस तरफ सोए हो रहा है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इतनी है, ठीक है। तो पी ए माइनस एच ए माइनस एच डी, क्योंकि समेशन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने। तो इस केस में अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो नॉन सोए केस है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है और ये वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू देती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो इसका मतलब सोए की डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर हमने इसी डायरेक्शन में माना है, पॉजिटिव आ जाता है पी की डायरेक्शन में, तो ये इसी की सेम डायरेक्शन रहेगी। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सोए की रिवर्स होगी, ठीक है। इस तरह से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल केस है, यही केस है। अब जैसे पी ए लग रहा है, इधर एच ए एच डी, ये रेजिस्टिंग जो रिएक्शन है बिफोर आफ्टर, मान के चलो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, तो इस पर रेजिस्टिंग जो मूवमेंट जनरेट होंगे, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। रेजिस्टिंग क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 6a डेल्टा 6a डेल्टा। इसी तरह से जब इसमें भी डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें भी डेल्टा हुआ है तो इधर भी
सेटल डेल्टा होगा, लेकिन इस जो मेंबर बी सी है वो सेम की सेम रहेगा, बी की पोजीशन बी की यहाँ से यहाँ रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसकी पोजीशन बदल जाएगी मेंबर की, वर्टिकल मेंबर्स की, ए बी की और सी डी की, ठीक है, वो कितने से डिस्प्लेस हो जाएगा, डेल्टा से, ठीक है। अपन अब डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन एंड देन फिक्सिंग एंड मूवमेंट डेवलप एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या वाइस वर्सा, या जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है। अब सोए मूवमेंट के लिए जैसे ए बी का देखा है अपन ने, तो मूवमेंट क्या है 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, तो ए बी अभी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए अपन ने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, एम ए बी और एम बी ए, सी डी में कोई चेंज नहीं है इसलिए 0, ठीक है। एम सी डी और डी सी में क्या है, डेल्टा का आ रहा है 6a डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में अपन देख लें, फिर क्या करेंगे, अपन को इनको रेशियो में बांट देंगे सारे फिक्स एंड मूवमेंट को जो भी आए, ठीक है, एम ए बी सी सी बी सी डी, ठीक है, जो वैल्यू है उनकी वैल्यू को हम पर रख देंगे। अब इनको क्रॉस कर दो आपस में, 6a डेल्टा का डिवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, तो अपन की क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन अब अपन को क्या करना है, इसमें आर्बिट्रली जो वैल्यू है सोए मूवमेंट की, वो अपन अपन एक चूज करनी होती है। अब आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू रैंडमली कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, 50 40 30 20 जो भी वैल्यू आपको सूट कर, ठीक है। अब सुटेबल जो भी, अब क्या है, फाइंड आउट द एंड मूवमेंट टेबल, एंड मूवमेंट टेबल से अब इसमें जब अपन ने 50 से या 40 से मल्टीप्लाई करा तो इसके फिक्स एंड मूवमेंट आ गए, उसके क्रॉसपोंडिंग अपन को एंड मूवमेंट जो फाइनल एंड मूवमेंट आएंगे वो आएंगे अपन के कॉलम मूवमेंट, ठीक है, जो किसकी वजह से आए, सोए की वजह से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सोए नहीं है, एक्चुअल सोए निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर अपन ने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फर्स्ट केस में निकालनी, ठीक है, तो एच ए डैश एच बी डैश जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, अब अपन को उनको भी कंसिडर करके चलना है, ठीक है। सेकंड केस में सोए मूवमेंट लगा देंगे, ठीक है, तो एच डैश माइनस एच ए एच डी, ये रिएक्ट कैसे निकलेंगे, ये यहाँ से निकलेंगे, जैसे बैक बता देता हूँ, जैसे ये वाला एच ए डैश हो गया, ये एच डी डैश हो गया, यहाँ पे अब एक्सटर्नल लोडिंग हट जाएगी तो केवल क्या लगेगा, सोई मूवमेंट, ठीक है, वो अपन क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल सोई मूवमेंट एस अपॉन जो अपन ने पहले एस निकाला, उसके बाद एच डैश यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद कॉलम मूवमेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ से एक्चुअल सोई मूवमेंट आएगा। अब नॉन सोई मूवमेंट और एक्चुअल सोई मूवमेंट दोनों को ऐड करके अपन फाइनल मूवमेंट जो है निकाल लेंगे। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये सेम सेम केस है, यहाँ पे क्या है, जो गाइडेड रोलर है, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट जीरो नहीं होता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्शन जीरो होती है। अब क्या करेंगे, अब अवेलेबल ऑफ मूवमेंट, अब सी पे क्या है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, तो सी पॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है डेल्टा डायरेक्शन में 8 किलोमीटर की वजह से, तो यहाँ शिफ्ट हो गया कहीं, ठीक है, डेल्टा की वजह से, तो क्या है, सोए केस हो गया। अब सोए है या नहीं ये अपन कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था नॉन सोए एनालिसिस, फिक्सन मूवमेंट निकाल लेंगे, सेम केस है, ठीक है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब एक ही जॉइंट है बी, तो बी ए और बी सी इस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, इनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, टेबल बनाएंगे एंड मूवमेंट की, ठीक है, तो फिक्सन मूवमेंट बैलेंसिंग फिर 4 माइनस 16 माइनस के 12 माइनस 12 का सब मल्टीप्लाई, तो रेजिस्टिंग के लिए प्लस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई है नहीं, कैरी ओवर फैक्टर हाफ हाफ बढ़ जाएगा, क्यों, अब यहाँ पे क्यों बटा, क्यों, मैंने बताया था मूवमेंट जनरेट होता है यहाँ पे, तो हाफ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे भी हाफ, दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल मूवमेंट, ये तो नॉन सोई मूवमेंट क्या है। अब अपन को क्या करेंगे, वर्टिकल मेंबर में आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दूंगा, जैसे अपन ने स्लोप डिफ्लेक्शन में कंसिडर किया था शेयर इक्वेशन में, ठीक है, तो एम बी ए और एम ए बी, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्शन यहाँ 8 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है, मैं मूवमेंट ले लूंगा किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है, तो एम बी एम ए बी, ये क्लॉकवाइज ले पॉजिटिव ले लिया, या कोई भी ले लो, वो तो डायरेक्शन जो सिंपल रिएक्शन निकालते हैं, माइनस के 8 इंटू 2, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ठीक है। उसके बाद एच ए इंटू टोटल 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से अब देखो एम बी ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ देख लो 10 है प्लस का, एम ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस का, तो माइनस का रख दो, ठीक है, 8 इंटू, इस तरह से एच ए की वैल्यू जो है अपन के लिए आ गई 1.75। अब देखो 1.75 एस कैसे निकालेंगे, अब सोए की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, 8 किलोमीटर इधर लग रहा है, एच ए रजिस्टिंग आ रही है इधर कितनी 1.75, तो क्या हो गया 6.75 किस तरफ जा रही है, राइट वाले डायरेक्शन में, तो सोए की डायरेक्शन कौन सी है, राइट वर्ड, ठीक है। इस तरह से अपन सोए की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन को डायरेक्शन पता चल गई, अब अपन को कितना वो डिस्प्लेस हुआ है उस डेल्टा को अपन कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्सेस को और उस फ्रेम से सबको हटा के केवल सोए मूवमेंट लगा देंगे, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में, उसी जिस तरफ अपन के लिए सोए हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया 6.25, ठीक है। इसके बाद डेल्टा, इसके बाद यहाँ पे भी डेल्टा, इधर सेटलमेंट वो डिस्प्लेस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ ही जनरेट होंगे, ये तो बिल्कुल सेम है, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एम ए बी और एम बी ए, यहाँ से रेजिस्टिंग मूवमेंट आ गया 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। एम बी सी और सी बी ये वाले मेंबर ये क्या हो गए 0, ठीक है, क्योंकि कोई जनरेशन ही उसको लोडिंग ही नहीं है, सेटलमेंट ही नहीं है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था एम ए बी एम बी एम बी सी एम सी, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 या माइनस माइनस से भी कट कर सकते हो, ये आ गया। अब अपन को क्या करना है, सोए मूवमेंट अज्यूम करना है। अब मैंने मान लिया यहाँ पे 50, आपकी मर्जी है, चाहे 10 करो 20 करो, कोई भी वैल्यू आप रेंडमली चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से 50 लिया। अब क्या करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई इसमें इसमें इसमें, अब इनमें से 0 0 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 50 50। अब टेबल बना देंगे ए बी बी ए बी सी सी बी। अब यहाँ से 50, यहाँ भी 50 0 0 फिक्सन मूवमेंट बैलेंसिंग करेंगे, 50 -0 -25 25, इसको डायरेक्टली वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कॉलम मूवमेंट। अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग कॉलम मूवमेंट फाइंड द ट्रांसवर्स रिएक्शन। अब सारे मूवमेंट यहाँ पे अप्लाइड कर देंगे, 25 और 37.5 ये जो वैल्यू आई थी अपन की। ठीक है, क्लॉकवाइज अपन क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, यहाँ से अपन एच ए एच डी डैश निकाल लेंगे। यहाँ से एच डी डैश तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही कॉलम है इसमें, तो एच ए डैश निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपनी। ठीक है, अब यहाँ से एच डैश अपन जो अपन की सोई की डायरेक्शन है सेकंड वाली, एच डैश माइनस एच ए डैश माइनस एच डी डैश, ये सोई की वजह से सोई मूवमेंट्स की वजह से जो सोई आ रहा है उसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट, यहाँ से एच ए डैश की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, माइनस की 15.65, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके अपन एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक्चुअल सोई मूवमेंट क्या होगा, एस अपॉन एच डैश इंटू कॉलम मूवमेंट। कॉलम मूवमेंट अपन ने कैलकुलेट किया ही था अभी। ठीक है, ये कॉलम मूवमेंट या टोटल कॉलम मूवमेंट। यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट करके यहाँ से कॉलम मूवमेंट्स की और सबकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे। जैसे मैंने निकाला एक्चुअल सोई मूवमेंट की -15 10 10 और 5, और नॉन सोई मूवमेंट का अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो टोटल इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल मूवमेंट। यहाँ से फिर अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ 16 यहाँ 24, यहाँ पे तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया 0 0 आया, तो इस तरह से अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस है, अगर केस में अगर अपन को मूवमेंट आ जाए, ठीक है, किसी जॉइंट पे, तो इस केस में भी सोए हो सकता है। अब ये देखो, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ये 2i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो एम ए सी और सी ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए सी और सी ए। यहाँ से क्या है, फिक्सड मूवमेंट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई लोडिंग नहीं है, तो ए सी और सी बी में तो क्या हो गया, फिक्सड मूवमेंट भी 0। अपन कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी पॉइंट पे ले लेंगे, सी ए सी बी 2i है यहाँ पे इनर्शिया। ठीक है, i/4 और 2i/4, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नॉन सोई मूवमेंट कैलकुलेशन कर लेंगे, सी ए सी बी, तो यहाँ पे 30 मूवमेंट है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में, तो यहाँ पे 30 है। ठीक है, सी पॉइंट पे, तो 30 का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2/3 और 1/3 में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10। बस ये चेंज है यहाँ पे, इस मूवमेंट के केस में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, 20 10, अब यहाँ से हाफ बढ़ गया, इसका भी हाफ बढ़ गया कैरी ओवर फैक्टर में, तो टोटल फाइनल मूवमेंट क्या आ गए, ये वाली वैल्यू 10 20 10 20। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस केस में ए सी में अपन सोई के कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज 20 10। ठीक है, यहाँ पे आर ए आ गया रिएक्शन, उसके बाद इंटू 4, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे मूवमेंट ले लेंगे अपन, यहाँ से आर ए की वैल्यू कैलकुलेट होगा -7.5। इसी तरह से सी बी केस ले लेंगे अपन 10 और 5, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 3.75। अब देखो दोनों की वैल्यू अब अपन क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ठीक है, नहीं 0 है तो इसका मतलब है इसके सोए से इसमें इस केस में सोए होगा, तो माइनस आर ए -7.5, ये 3.75 इक्वल टू 0। अब देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि 3.75 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब सोए है, तो वर्टिकल सोए कितना हो गया 3.7। अब 3.75 नेगेटिव आया, अपन ने आर ए की डायरेक्शन मानी थी अपवर्ड, तो ये क्या आएगा, डाउनवर्ड नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए इसको डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो इसको इस केस में ये सॉरी नेगेटिव आ रही है, तो ये डाउनवर्ड। अपवर्ड के लिए अपन ने पॉजिटिव लिया था आर बी। ठीक है, तो इसके लिए अब नेगेटिव आई है तो डाउनवर्ड, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। अब क्या करेंगे, सोए एनालिसिस, वही केस ए सी बी। अब यहाँ पे देखो ये सेटल हुआ है, मान के चलो कुछ mm या 3.75, तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट, -12 6 6, इस तरह से इनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से फाइनल मूवमेंट आ जाएगा, यहाँ से फिर अब अज्यूम मूवमेंट कर लेंगे माइनस के कोई भी मान लिया 10, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बैलेंसिंग कैरी और फैक्टर, फाइनली मूवमेंट यहाँ से आ जाएगा, टोटल कॉलम मूवमेंट आ गया। अब टोटल कॉलम मूवमेंट आ गया, फिर दूसरे एच डैश निकालेंगे अपन, फिर माइनस के 16.5 ए सी एम सी ए, तो यहाँ से आर ए स्टार या आर बी डैश निकाल लेंगे। उस केस में क्या है, फ्रेम के केस में एच डी डैश निकाला था, यहाँ आर ए आर बी, तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, एच डैश माइनस आर ए माइनस के आर बी इक्वल टू 0, यहाँ से आर ए आर बी की वैल्यू पुट करके एस की निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो एस पहले आया था 3.75, एच डैश आया 13.75 इनटू कॉलम मूवमेंट, तो एक्चुअल सोए मूवमेंट यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलम मूवमेंट की वैल्यू निकाल के। तो एक्चुअल जो सोए मूवमेंट आ गया, नॉन सोए मूवमेंट आ गया, टोटल इनको ऐड कर देंगे फाइनल मूवमेंट। इस तरह से इनका फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे।
अब ये केस है बॉक्स और फ्रेम का। ये इस केस में अपन एक ट्रिक्स है, जैसे अगर अपन चारों का एनालिसिस करते हैं तो अपन को चारों पे मूवमेंट निकालना है, लेकिन अपन को क्या है, अगर सिमेट्रिक केस है तो उसको अपन सेपरेट कर देंगे। देखो वर्टिकल, अगर मैं वर्टिकल में कट करता हूँ तो भी सिमेट्रिक है, हॉरिजॉन्टल में कट करता हूँ तो भी सिमेट्रिक है, तो मैं इसका 1/4 स्पान ले लेता हूँ, बाकी इस पे एनालिसिस कर लेंगे। अब ए बी, लेकिन इसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, इस केस में हाफ हो जाएगी, क्योंकि कट कर दिया हमने मेंबर। देखो ए और बी है तो इसका बी डैश मान लिया मैंने, ये ए और डी है तो ये डी डैश मान लिया। स्टिफनेस क्या हो गई, एडी की जो स्टिफनेस होगी उसकी हाफ, उसकी के बी की हाफ। तो अपन फिक्शन मूवमेंट इसमें पहले मैंने जॉइंट निकाल दिया। ए जॉइंट पे अपन को क्या होगा, मेंबर ए बी डैश और ए डी डैश। यहाँ से जो अपन की रिलेटिव स्टिफनेस आएगी, इसकी तो वैसे I/2 आती, ठीक है, लेकिन इसकी हाफ कर दी तो I/4 हो गई, इसकी भी I/4 तो I/8 हो जाएगी, 3I/8। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे, फिक्सन मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। अब इस केस में ए बी, अब ए बी में तो है लोडिंग, इसमें नहीं है एडी में, तो एडी में तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ए बी में क्या हो जाएगी, इसके लिए 4WL/8, तो यहाँ से प्लस का एक, बी ए की निकाल सकते हैं माइनस है, तो इसकी निकालने की वैसे जरूरत तो नहीं है, ठीक है, 2 की निकाली, ठीक है। अब बी ए डैश यहाँ से अपन निकालेंगे, बी ए डैश और ए बी डैश और ए डी डैश और डी ए डैश, क्योंकि ए पे ही आ रहा है अपन का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 2/3 हाफ और 1/3। अपन से ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 और 1, तो 1 और 0 वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे, -2/3 1/3। अब यहाँ से अपन का फैक्टर जाएगा, लेकिन अपन को उसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1/3 प्लस के 1/3। अब यहाँ से डायरेक्टली अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास एडी की, ये क्या आई थी, -1/3, तो -1/3 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे देखो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ए बी डैश कौन सा है, ये वाला ए बी डैश, ठीक है। तो ए बी डैश देखो ये आया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लगा, जब ये क्लॉकवाइज है तो रेजिस्टिंग अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉक। इस तरह से सिमेट्रिकली अपन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो उसका, कोई सा प्लेन है आपकी मर्जी है, आप आउटर प्लेन को मान लो या इनर प्लेन को रेफरेंस ले लो, ठीक है। मान चलो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब यहाँ से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो टेंशन में, टेंशन किस साइड होगी, अपर साइड, तो ऊपर की साइड बना दी मैंने, अंदर पॉजिटिव, ये भी अंदर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इस तरह से। उसके बाद बाहर बना दो, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल सकते हैं। अगर सिमेट्रिक कोई भी केस हो, चाहे फ्रेम हो, पोर्टल फ्रेम हो, उसमें 6 या 7 मेंबर या 8 मेंबर हैं, उसको सिमेट्रिक कट करके अपन इस तरह से अपन जितने तरफ से ज्यादा सिमेट्रिक है, या दो एक्सिस में या 1 एक्सिस में, उस तरह से अपन कट कर सकते हैं। अगर 1 एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो हाफ कट कर दो, ठीक है। 2 एक्सिस के सिमेट्रिक है तो 1/4 ले लो। इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।